हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज 26 नवंबर है और आप लोग ये भी जानते हैं कि 26 नवंबर एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष दिवस क्यों है? क्योंकि आज डिजिटल रूप में जारी होगा भारत का संविधान। तो सबसे पहले तो आप सभी को 26 नवंबर संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। और आज से आप जो संविधान है उसको डिजिटल फॉर्मेट में भी एक्सेस कर सकेंगे। देश की 9 भाषाओं में इसे तैयार किया गया है। तो 9 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें आप देखेंगे तो मराठी हो गया, मलयालम हो गया, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में इसे तैयार किया गया है। और इसका जो है स्मारिका विमोचन भी आज किया जाएगा। आज एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। संविधान को अंगीकार किए जाने के उपलक्ष्य में वर्ष 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो मतलब ये है ना कि जो संविधान अंकित किया गया था 26 नवंबर को, तो संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि संविधान दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय समारोह पुराने संसद भवन के संविधान भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए, आज से आप लोगों को डिजिटल प्रारूप में भी भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो उपलब्ध होगा। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी परीक्षाएं निकट हैं, यानी कि दिसंबर के महीने में जिनकी परीक्षाएं आ रही हैं एलटी ग्रेड की। उनके मन में एक संशय ये आ रहा है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा आ तो रही है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए? तो एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। परीक्षा आपकी बिल्कुल ऑन टाइम हो रही है। जो आपका टाइम टेबल जारी किया गया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी परीक्षा संपन्न होगी। रही बात ये कि आपका जो एग्ज़ाम है, तो इसके लिए एडमिट कार्ड कब से आएंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आज 26 तारीख है। आपकी परीक्षा जो है ये 6 तारीख यानी कि 6 दिसंबर को होनी है। तो 10 दिन पहले, मतलब 26 तारीख, तो एनी टाइम आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो सकते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एडमिट कार्ड आपके बिल्कुल ऑन द वे हैं और बिल्कुल टाइमली जारी हो जाएंगे। 26 तारीख या फिर 27 तारीख तक आपके जो एडमिट कार्ड हैं, इन्हें आप वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। और देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और भी अच्छी खबर लेकर आ गया हूँ। अभी तक तो ये खबर आप लोगों को मिल भी चुकी होगी, लेकिन क्योंकि अब ये खबर बिल्कुल श्योर हो चुकी है। और खबर क्या श्योर हो चुकी है कि RO 2023 की वैकेंसी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये परीक्षा अभी तो फ़िलहाल मतलब इस पर प्रोसेस चल रहा है। और आप ये मान सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक ये भर्ती जो है पूरी हो जाएगी। इसके बाद 2026 के लिए RO का जो अध्याचन है ये प्राप्त होना शुरू हो चुका है। अभी तक जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं, इनकी संख्या लगभग 60 प्लस बताई जा रही है। और अभी तक जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं, माना ये जा रहा है कि इसमें कॉमर्स के लिए पद ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार ARO की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जो जानकारी मिल रही है, जो अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट, उसके मुताबिक इस बार 2026 में RO की जो वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स RO के लिए भी और ARO के लिए भी तो पिछली भर्ती 2023 से भी ज़्यादा रहने वाली है। यानी कि किन्हीं कारणों से अगर आप 2023 में RO प्री या फिर मेंस जो भी है, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो अब आप 2026 की तैयारी में लग सकते हैं। देखो दोस्तों, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जितना अनुमान लगाते हैं आप उससे भी बहुत ज़्यादा। इस बार का अनुमान बड़े बड़े एक्सपर्ट आ गए, उन्होंने कहा कि 125 प्लस वाले जो है ये प्री क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में 135 प्लस वाले भी रह गए और जो मेरिट थी इसके भी एबव चली गई थी। तो मतलब ये है ना कि अगर आपको तैयारी करनी है तो ढंग से करनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा कि इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो पदों की संख्या क्योंकि ठीक ठाक है, अभी तो विज्ञापन कब तक आने वाले हैं। तो 2023 की जो भर्ती है, माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक आपको नया विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि माना जा रहा है कि 2023 की भर्ती यह अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। और इसके बाद सितंबर या फिर अक्टूबर में 2026 में आपको न्यू एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि ये भी आपको पता है कि 2027 में यूपी में इलेक्शन होने हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उसके पहले आपकी परीक्षा भी करवा ली जाएगी। तो पिछली बार चूक गए थे, तो इस बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्यों चूक गए और वो क्या करना चाहिए जिससे इस बार ना चूकें। चलिए, ये एक अच्छी खबर है। एक इससे भी अच्छी खबर लेकर आया हूँ।
और खबर ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है। अभी तक कुल मिला के 130 पदों पर जो अध्याचन है वो प्राप्त हुआ है। मैक्सिमम इस बार सीटों की संख्या 200 तक जा सकती है। मतलब इस बार जो सीटें हैं पिछली बार से कम है। पिछली बार जब विज्ञापन आया था तो उस समय 309 के आसपास सीटें थीं। इस बार सीटों की संख्या मात्र 200 ही रहने वाली है। तो मतलब प्रतियोगिता काफ़ी कठिन रहेगी। प्री की परीक्षा में आपको पता ही है कि प्री की परीक्षा में केवल एक पेपर होता है और एक पेपर जो होता है वो जीएस का रहता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि मतलब जैसा कि आरओ में इस बार हुआ, चूक नहीं होनी चाहिए। आपको एक ही तैयारी में कई भर्तियां जो हैं, कई परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी और लोअर पीसीएस के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। इस बार लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आएगी, संख्या ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। फिलहाल अभी तो पेट का जो रिजल्ट है ये कभी भी जारी हो सकता है, तो पेट के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। पेट 2025 के बाद लोअर का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आ सकता है दोस्तों, तो एनी टाइम, कभी भी ये जो विज्ञापन है आ सकता है, क्योंकि इस पर जो दिक्कतें थी वो दूर हो चुकी हैं। और आपको ये भी पता है कि प्री की परीक्षा होने तक, प्री का रिजल्ट आने तक जो भी अध्याचन नए अगर प्राप्त होते हैं तो उन्हें ऐड कर भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग विभाग तो होते नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि जो सीटें यहाँ पर तय हैं वही रहेंगी। तो फाइनली कितने पदों पर ये विज्ञापन जारी होता है उसमें अधिक फेरबदल नहीं रहता है। योग्यता में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस बार भी जो लोग बीएड किए हुए हैं वो लोग खंड शिक्षा अधिकारी बन सकेंगे। सिंपली बस यही रहता है, इसमें कोई प्रतिशत वगैरह का झोल नहीं रहता है कि स्नातक में या फिर बीएड में इतने प्रतिशत। सिंपल ये होता है कि आपने बीएड किया हो, और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि आपने स्नातक भी किया होगा, क्योंकि 12th के बाद तो बीएड होता नहीं है। तो स्नातक और बीएड जो लोग किए हुए हैं वो लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2026 की भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। सीटें 200 के आसपास रह सकती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरओ का जो मेंस होता है और बीओ का जो मेंस होता है लगभग सेम रहता है। दोनों में ही हिंदी प्रमुखता से आपसे पूछी जाती है। खैर, एक बार मैं आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ का जो मेंस का सिलेबस है उसको कंपेयर करके एक अलग वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि दोनों में ज़रा सा ही डिफरेंस है। दोस्तों बात करते हैं, और देखो एलटी गेट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो रेडी हैं, एनी टाइम आ सकते हैं। अभी भी आपकी परीक्षा में, क्योंकि अभी आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, तो खैर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय कम है, 6 और 7 दिसंबर वालों के पास, लेकिन इसके बाद पर्याप्त समय आपको मिलने वाला है, क्योंकि परीक्षा जो है जनवरी तक जाएगी। तो अभी भी जिसको लेकर जीएस को लेकर जो लोग परेशान हैं तो वो लोग जीएस का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपका 24वां मॉडल पेपर मॉक टेस्ट का अपलोड होगा, और इसके पहले जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी थियरी की क्लासेज हुई हैं और जो मॉडल पेपर मॉक टेस्ट आपको करवाए गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। हालांकि ये प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है और कोई भी इसे देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के लिए लिंक दे दिया है। तो आपके जितने भी टॉपिक वाइज आप थियरी पढ़ना चाहते हैं तो आप एक थियरी की प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, या फिर आप मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोनों में ही आपको सारे मटेरियल दिए गए हैं। हाँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट भी देते रहें तो पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप हमारा जो पेड बैच है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 299 है। और इसको आप कैसे पे करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। जीएस और करंट अफेयर का नोट्स भी आपको दिया गया है, साथ ही साथ जितने भी वीडियोज अवेलेबल होते हैं आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं यूट्यूब पर, उनकी जो है बहुत ही शानदार डिटेल पीडीएफ आपको दी जाती है पेड ग्रुप में, ताकि आप रिवीजन कर सकें। क्योंकि रिवीजन के लिए आप नोट्स बनाएंगे, इतना समय आपके पास नहीं है, तो पेड बैच में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की वो नींव हिला देंगी। एसआईआर को लेकर टकराव बना हुआ है, और जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मतलब जो बीएलओ हैं वो एसआईआर से इतने घबराए हुए हैं। अभी पता नहीं यार ये सच है या झूठ है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बीच जितने भी बीएलओ की डेथ हो रही है ना, सभी लोग कह रहे हैं कि एसआईआर का प्रेशर है। मैं आपको सही बताऊं, प्रेशर वेशर कुछ नहीं होता है, बस एक आदत होती है। मैं आपको बताऊं तो मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूं और 11 साढ़े 11 बजे मैं सोता हूं,
और मैं लगातार काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं मतलब प्रेशर में हूँ। प्रेशर कुछ नहीं होता भाई, बात ये होती है ना, आपका माइंड सेट होना चाहिए। अभी आपका माइंड सेट हो कि मतलब आप सोने जा रहे हैं और उस समय कोई आपसे कहे कि चलो काम करो, तो माइंड सेट के मुताबिक काम होता है ना। आप सोना मतलब 5 से 6 घंटे 7 घंटे पर्याप्त होता है। लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा सोते हैं, काम नहीं करते हैं, मूवीज़ देखना प्राथमिकता में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, काम करो अगर जीवन में आगे बढ़ना है। और एसआईआर पर ममता ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोली हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर बंगाल में उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हुई तो पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगी। और ये भी कहा कि एसआईआर और कुछ नहीं, राजनीतिक हथकंडा है। और दावा किया कि मसौदा सूची आने के बाद चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा पैदा की गई भयावह स्थिति सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निरपेक्ष संस्था नहीं है, भाजपा आयोग में बदल गया है, जो दिल्ली के निर्देश पर काम कर रहा है और एआई का दुरुपयोग कर सकता है। और ये भी कहा कि एसआईआर के डर से 35 से 36 लोगों की जान भी जा चुकी है। तमाम चीज़ें हैं जिससे लोग संतुष्ट भी हैं और असंतुष्ट भी हैं। नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है। अब वो 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं और उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में वो 1 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। मतलब युवाओं के लिए तो उन्होंने सोचा ही है, साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025-26 के दौरान 50 लाख युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के बाद अब सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देगी। चलो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारे यूपी के भी युवा इस समय जॉब कर रहे हैं बिहार में जाके, क्योंकि यूपी में तो वाकई जो है नौकरियों का टांटा ही पड़ा हुआ है। 4 से 6 साल में करनी होगी पार्ट टाइम पीएचडी। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि पीएचडी करें, उनके लिए एक खबर काम की है। मतलब वो अपना थोड़ा समय देके पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो पीएचडी लोग करते हैं तो सामान्य रूप से अगर आप रेगुलर मोड में पीएचडी कर रहे हैं तो इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक का समय आपको दिया जाता है। वहीं पर अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो इसमें आपको 4 साल से लेकर 6 साल तक का समय मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसके लिए 300 से अधिक आवेदन आ चुके हैं और जल्द ही जो है कुछ और भी आवेदन आएंगे। मतलब पूरी प्रक्रिया अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। और हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सीट की जो उपलब्धता होगी उसके आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। और पार्ट टाइम पीएचडी के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा देने का निर्णय लिया है ताकि वो काम के साथ पढ़ाई भी कर सकें। और ये भी है कि जो लोग ये पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं पहले उनको मतलब एक 6 महीने का कोर्स है उसको पूरा करना पड़ेगा, प्री पीएचडी कोर्स है उसको करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। और आपको बता दें कि इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा है और उसकी राख जो है वो उड़ते दिल्ली तक चली आई थी और बहुत सारी उड़ानें इसकी वजह से रद्द हुई। 4500 किलोमीटर की दूरी तय की थी इस राख ने। फिलहाल अब ये राख गुजर चुकी है भारत के ऊपर से और अब धीरे धीरे ये जा रही है चीन की ओर। तो इथियोपिया में फटे हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख का गुबार मंगलवार को भारत के ऊपर से होकर गुजरा। इसके चलते देश की विमान सेवाएं प्रभावित हुई थी। अत्यधिक ऊंचाई के कारण राख का असर फिलहाल ज़मीन पर नहीं दिखा, लेकिन आसमान में राख उड़ रही थी और विमान सेवाएं जो थी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन फिलहाल अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों बिहार एसटीईटी के लिए जो आंसर की जारी की गई है उस पर अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 14 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आयोजित बिहार एसटीईटी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट पर दिनांक 24 से 27 तक रहेगा। अभ्यर्थी जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर अपना रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। और ये भी है कि अगर उत्तर कुंजी पर उन्हें कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो प्रति प्रश्न 50 रुपये निर्धारित शुल्क वो जमा करके अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और साथ ही साथ EMRS के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। तो ये परीक्षा जैसा कि उन्होंने पहले बता दिया था दिसंबर के महीने में होगी। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है इसमें क्या दिया गया है कि 13 तारीख को प्रिंसिपल की परीक्षा होगी और 13 तारीख को ही अकाउंटेंट की भी परीक्षा होगी। टाइमिंग आप देख लीजिएगा, मैं इसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। और जिनकी पीजीटी की परीक्षा है दोस्तों तो उनकी 14 दिसंबर को होने वाली है।
टीजीटी और बाकी जो मिसलेनियस टीचर्स हैं तो उनके लिए परीक्षा भी 14 को होगी, मतलब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है ये 14 दिसंबर को करवा रहे हैं। बाकी हॉस्टल वार्डन की परीक्षा 21 तारीख को है, फीमेल स्टाफ नर्स की परीक्षा भी 21 तारीख को है, और 21 तारीख को ही जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की परीक्षा है। तो जो टीजीटी और पीजीटी वाले हैं उनकी परीक्षाएं 14 तारीख को करवाई जाएंगी। टीजीटी की जो परीक्षा है ये मतलब कब होगी, तो शाम 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पीजीटी की परीक्षा जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगी 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। बहुत जल्दी आपको जो एग्ज़ाम सिटी वगैरह है उसकी जानकारी मिल जाएगी। और रही बात है कि आपका जो एडमिट कार्ड है तो ये आपको 2 दिन पहले ये जारी करेंगे। 2 दिन पहले आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट जो आपका लोकेशन है वो क्या रहने वाला है, नहीं सिटी आपको पहले से पता चल जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।